क्लास स्टार्ट कर दें। बाकी एक बार और 5 मिनट में 2 मिनट देख लेता हूँ, बाकी और ज्वाइन हो जाते हैं। आयुष गोयल, हर्ष गोयल, बेटा एक बार ग्रुप में मैसेज कर दें आप, और नाउ भारद्वाज ग्रुप में मैसेज कर दें, श्वेता, वर्षा ग्रुप में मैसेज कर दें बेटा एक बार। थैंक यू आयुष। ओके वर्षा। जतिन कैसे हैं आप बेटा? वेरी गुड। चैप्टर चेंज टॉपिक से रिलेटेड बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर को, और चैप्टर को हमने हालांकि स्टार्ट कर दिया था, तो अब तक जो इसमें पढ़ चुके हैं वो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन के कॉजेज क्या क्या है, हाउ टू कैलकुलेट गेन और सैक्रिफाइस रेशियो। साइमल्टेनियसली हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि गुडविल क्या होती है, गुडविल की फीचर्स क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि व्हाट आर द वेरियस मेथड्स टू कैलकुलेट गुडविल। सो हियर we have discussed about the three methods one by one, that is average profit method, thereafter super profit method, and there is third one is capitalization method. हमने इन तीन मेथड्स के नाम को डिस्कस किया था, और आउट ऑफ दीस थ्री मेथड्स हमने एक मेथड पढ़ लिया था दैट इज रिलेटेड टू एवरेज प्रॉफिट मेथड, एंड आउट ऑफ दैट वन पार्ट वी हैव डिस्कस्ड. Out of average profit method, one part is simple average profit method that we have already discussed. Now today we will discuss about the weighted average profit method and thereafter super profit method. So we are about to have to take patience with a very attention able form, and you please take out your notebook and pen also, make sure that you can make the notes. Even though the lecture will be uploaded on the YouTube channel, you can take it from there also, but even though if you will prepare your notes simultaneously, it will be great help to you all. Okay, so आज का टॉपिक है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इससे पर नहीं पढ़ने वाला बेटा कि आपने पहली क्लास में ली है कि नहीं ली है, इनसे उनका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसको पिछली क्लास से कनेक्ट करते हुए इस मेथड को समझाऊंगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होता क्या है, कैसे हम इसको यूज करते हैं। देखिए सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट मेथड, सॉरी एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हमने दो पार्ट देखे थे, एक सिंपल प्रॉफिट मेथड और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में अगर हम बात करें तो मैं इसके कुछ स्टेप्स लिख रहा हूं पहले थ्योरेटिकल कंसेप्ट में, उसके बाद इसको मैं समझाना स्टार्ट करता हूं, आप स्टेप्स नोट करें साथ ही साथ। स्टेप नंबर 1 हमारा जो रहेगा इसके अंदर, स्टेप नंबर 1 दैट इज रिलेटेड टू कैलकुलेट actual profits if adjustments are there, if adjustments are given। अगर एडजस्टमेंट्स गिवन है तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, एक्चुअल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे। और एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको टेबल बनाई थी, उस टेबल का आप यूज करेंगे। उस टेबल को मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, जो कि हमने मेथड 1 में डिस्कस की थी। मैं उसके बारे में लिखूंगा वन बाय वन, हमें आइटम को खुद आइडेंटिफाई करके चलना है। तो आइडेंटिफाई करेंगे, मान लीजिए मेरे पास 4 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं, ये प्रॉफिट्स गिवन है मुझे यहाँ पर,
तो इनमें मैं चार चीजें ऐड प्लस करूंगा बेटा, दो चीजें मैं प्लस करता हूं और दो चीजें मैं माइनस करता हूं। प्लस करूंगा बेटा अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस को मैं प्लस करूंगा। प्लस करूंगा बेटा मैं नॉर्मल इनकम, अगर हमने अब तक कोई इनकम लिखी नहीं है तो नॉर्मल इनकम को प्लस करके चलूंगा। लेस करूंगा मैं बेटा अबनॉर्मल इनकम, अगर कोई अबनॉर्मल इनकम है तो उसे मैं लेस करके चलूंगा क्योंकि वो बिजनेस की इनकम नहीं है। साथ ही साथ मैं माइनस करूंगा नॉर्मल एक्सपेंस, नॉर्मल एक्सपेंस अगर है तो उनको भी मैं माइनस करके चलूंगा। तो ये जिस भी ईयर से रिलेटेड होंगे मैं उन ईयर से इनका ट्रीटमेंट करते हुए चलूंगा, ताकि मेरा जो क्वेश्चन जो है वो एक्चुअल प्रॉफिट मुझे बता सके। मैंने फिलहाल एक एक आइटम हर एक ईयर में डाल दिया है, उसके बाद मैं इनका टोटल कर लूंगा। टोटल करने में मेरे पास यहाँ आ जाएगा टोटल, यहाँ मैं लिखूंगा एक्चुअल प्रॉफिट्स, लिखूंगा एक्चुअल प्रॉफिट्स। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाएंगे टोटल के लिए। ये प्रॉफिट्स आ जाएंगे आपके पास यहाँ पर, इनको हम छोड़ देते हैं, यहाँ लाइन लगा देता हूँ। ये जो प्रॉफिट्स आ रहा है आपके पास, इनको आप यहाँ टोटल कर सकते हैं, ये आपके एक्चुअल प्रॉफिट्स है। लेकिन क्योंकि हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज कर रहे हैं बेटा, तो इसका मतलब है कि मुझे कुछ ना कुछ इसमें स्पेशल चाहिए। अब बात मैं करूं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की, तो हम इसे यूज क्यों करते हैं? देखिए, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम पार्टिकुलरली प्रॉफिट्स को वेटेज देते हैं ईयर आफ्टर ईयर। लेकिन जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज किया जाए तो इसको हम मॉडिफाइड वर्जन कह सकते हैं एवरेज, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम प्रॉफिट्स के ट्रेंड्स को चेक करते हैं, वेदर प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग इन ट्रेंड और डिक्रीजिंग इन ट्रेंड। दी प्रॉफिट्स इंक्रीजिंग इन ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड्स है, तो उस कंडीशन में हम लोग कुछ स्पेशल पार्टिकुलरली क्या करते हैं, स्पेशली वेट्स असाइन करते हैं। वेट्स असाइन करते हैं उस ईयर को सबसे ज्यादा वेट जो मोस्ट रिसेंटली ईयर होता है, और उस ईयर में सबसे कम वेट जो सबसे पहला ईयर गिवन होता है। तो उस कंडीशन के अंदर हम लोग जब वेट्स असाइन करते हैं तो हमारे पास कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से बनकर आएगी। तो उसमें स्टेप नंबर 1 हमारा क्या रहेगा, कैलकुलेट एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट्स। स्टेप नंबर 2 पर हम चले तो स्टेप नंबर 2 हमारा क्या होगा इसके अंदर, फाइंड आउट वेटेड प्रॉफिट्स, वेटेड प्रॉफिट्स। जो हम वेटेड प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करेंगे तो वो प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, जरा देखिए। वेटेड प्रॉफिट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास ये एक्चुअल प्रॉफिट्स आते हैं बेटा, ये जो भी एक्चुअल प्रॉफिट्स हमने कैलकुलेट किए, इन प्रॉफिट्स को पार्टिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करा देते हैं, जो वेट्स इनको गिवन होते हैं। वेट्स असाइनिंग का तरीका मैं बता दूं, अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो हम 1 2 3 4 इंक्रीजिंग ट्रेंड्स में वेट देंगे, और अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड है यानी कि सबसे ज्यादा लास्ट ईयर में सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रॉफिट था, अभी प्रॉफिट घटते हुए जा रहे हैं, तो हम वेट्स को भी डिक्रीजिंग ट्रेंड में लगा देंगे। अदरवाइज अगर प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली जो वेट्स जो है ऑटोमेटिकली वो गिवन होंगे, हम उनके अकॉर्डिंग वेट्स असाइन करेंगे। नॉर्मली वेट्स इंक्रीजिंग ट्रेंड्स में गिवन होते हैं, ये प्रॉफिट इनटू वेट्स 1, ये प्रॉफिट इनटू वेट 2, ये प्रॉफिट इनटू वेट 3, ये प्रॉफिट इनटू वेट 4। इस तरीके से हम इनको वेट से मल्टीप्लाई करा देंगे, और वेट से मल्टीप्लाई कराने के बाद हम इनकी अमाउंट यहाँ लिख लेंगे। यहाँ इनकी अमाउंट आ जाएगी, यहाँ इनकी अमाउंट आ जाएगी, यहाँ इनकी अमाउंट आ जाएगी, यहाँ इनकी अमाउंट आ जाएगी। Thereafter you can do the total of these profits। यहाँ पर हम लोग इनका टोटल कर देंगे। इन वेट से मल्टीप्लाई कराने के बाद जो प्रॉफिट आया ये, इनको हम यहाँ टोटल कर देंगे। टोटल करने के बाद होगा क्या, मैं स्टेप नंबर 3 पर चलूंगा। स्टेप नंबर 3 क्या रहेगा हमारा, देखिए स्टेप नंबर 3 रहेगा कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, वो निकाला जाएगा सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स। बेटा देखो ये जो मैंने टोटल करवाया है यहाँ पर आप लोगों से, ये सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स है हमारा। वेट से मल्टीप्लाई कराने के बाद ये जो प्रॉफिट आए इनको हम दोनों को वेटेड प्रॉफिट्स होगा डिवाइडिंग बाय, साथ ही साथ वेट्स का भी यहाँ टोटल कर देंगे आप लोग।
यहाँ पर वेट्स का टोटल कर देंगे, तो जो टोटल बनेगा वेट्स का वो लिख देंगे सम ऑफ वेट्स। तो ये हमारा आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो बेटा मैं आपको बताऊं वेटेड एवरेज प्रॉफिट आने के बाद हमारे पास कुछ बचता नहीं है, हम सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे गुडविल की कैलकुलेशन के लिए। तो स्टेप नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस। जो हमारे पास ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने जो कैलकुलेट किया, ये अमाउंट इनटू में नंबर ऑफ इयर्स, कल आपको बताया था नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस होते क्या है बेटा। नंबर ऑफ ईयर परचेजेस का मतलब होता है कि आने वाले समय में, फ्यूचर में, इन द सेंस फ्यूचर में एक फर्म जो पिछले साल के प्रॉफिट्स है उनके बिहाफ पर ये एस्टिमेशन लगाती है कि हमें एटलीस्ट कितने प्रॉफिट आने वाले समय में होंगे। तो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमें ये बताता है, ये मोस्ट रिलायबल प्रॉफिट माना जाता है, क्योंकि इसमें हम वेट्स क्या करते हैं बेटा, हम मोस्ट रिसेंट ईयर को सबसे ज्यादा वेट असाइन करते हैं, जिससे कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी की एक्चुअल एस्टिमेशन लगाने में थोड़ी सी मदद मिलती है। इसलिए हम इस बात को फॉलो करते हैं। और इसके अलावा जब गुडविल की कैलकुलेशन की जाएगी तो मैं आपको बता सकता हूँ स्टेप नंबर 4 आप फॉलो करेंगे कि जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया उसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस से, नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस से, तो आपकी क्या निकल कर आ जाएगी, गुडविल निकल कर आ जाएगी। तो ये तो बेटा स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1 में फिर से रिवाइज करता हूं आप लोगों को, कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट, जैसा कि हमने मेथड 1 में एवरेज प्रॉफिट निकाल कर किया था। नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हम लोग बात करेंगे फाइंड आउट वेटेड प्रॉफिट्स। जो ये हमने एक्चुअल प्रॉफिट्स निकाले इनको मल्टीप्लाई करा देंगे वेट्स के साथ, और यहाँ पर जाकर वेट्स का टोटल कर देंगे, और इनको मल्टीप्लाई कराने पर जो वैल्यू आई उनका टोटल यहाँ कर देंगे। हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी और हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए दोनों का टोटल कर लीजिए यहाँ पर। स्टेप नंबर 3 में देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो हमने टोटल लिया सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स, जो हमने टोटल किया था उसको डिवाइड कर देंगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आने के बाद उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करा दें, आपकी गुडविल निकलकर आ जाएगी। आई होप आपको ये स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे, आपने लिख भी लिए होंगे। चलिए अब एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके करते हैं, उसके बाद हम सुपर प्रॉफिट मेथड को देखते हैं कि उसमें गुडविल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। मैं एक बार बोर्ड को रन कर देता हूं। चलिए बुक से क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी के पास जीके गोयल बुक तो होगी ही, उस बुक के अंदर आइए क्वेश्चन को चेक करते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन हम सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मैं क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा हमारा, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द बिजनेस ऑफ ए फर्म। बुक आप लोगों के पास है, मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूं, एक बार जरा देखिए। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द बिजनेस ऑफ ए फर्म। प्रॉफिट दे रखे हैं बेटा 2013, 2014, 2015, 3 साल के। नॉन रेकरिंग इनकम ऑफ 1000 इज इंक्लूडेड इन प्रॉफिट ऑफ 2014। यहां पर हमें एडजस्टमेंट्स देनी स्टार्ट कर दी। तो इसका मतलब है मैं बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जब अप्लाई करूंगा तो मुझे दो चीजें चेक करनी है। एक तो वेट्स चेक करने हैं क्या दिए हैं, दूसरा हमें चेक करना है कि प्रॉफिट से जो दे रखे हैं उनमें एडजस्टमेंट गिवन है कि नहीं है। अगर एडजस्टमेंट्स गिवन हो तो मैंने आपको बताया सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करेंगे। स्टेप नंबर 1 में देखिए हम इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल प्रॉफिट्स, कि एक्चुअल प्रॉफिट्स कैसे निकाले जाएंगे। और मैंने आपको बताया कि आप टेबल बना लेंगे छोटी सी एक, जिसमें 3 साल के प्रॉफिट्स आपको गिवन हो। ये 3 साल के प्रॉफिट्स में आगे लिख लेता हूं, 1, 2 और ये 3। ये लास्ट का कॉलम मैंने एक्स्ट्रा रख दिया टोटल के लिए, सर आपको समझ में आया है बाद में इसकी वैल्यू क्या बताया मैंने। पार्टिकुलर्स 2013, 2014 और 2015, ये मैंने टोटल के लिए छोड़ दिया। जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लूंगा, नहीं तो उसको यूज नहीं करूंगा। देखिए मुझे प्रॉफिट्स गिवन है, यहाँ पर प्रॉफिट्स गिवन है, और प्रॉफिट जो दे रखे हैं वो इस प्रकार से दे रखे हैं।
40,000, 50,000 और ये 60,000। ट्रेंड्स तो वैसे ही पता लग रहा है इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पर हम वन बाय वन एडजस्टमेंट करके चलते हैं। पहली एडजस्टमेंट देखिए क्या है, नॉन रैकरिंग इनकम। बेटा मैंने बताया था नॉन रैकरिंग इनकम यदि हो तो हम उसको क्या करके चलते हैं बेटा, माइनस करके चलते हैं। तो माइनस नॉन रैकरिंग इनकम, नॉन रैकरिंग इनकम, हम इसको क्या करके चलेंगे, यहाँ पर माइनस करके चलेंगे। इस ईयर की है 2014 की, तो 2014 में मैं 1,000 रुपए यहाँ माइनस में डाल देता हूँ। चलिए दूसरा पॉइंट है इसमें, प्रॉफिट्स ऑफ 2013 हैव बीन रिड्यूस्ड बाय ₹6,000 बिकॉज़ गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बेटा मैंने आपको बताया था लॉस बाय फायर अगर हो तो वो अबनॉर्मल लॉस होता है, तो मैं इसको अबनॉर्मल लॉस लिखते हुए लॉस बाय फायर किस ईयर में से किस ईयर में प्लस कर दूंगा, 2013 में। तो यहाँ इसको मैं प्लस कर देता हूँ, ये प्लस हो गया। थर्ड पॉइंट देखिए क्या लिखा है, goods have not been insured but it is thought to insure them in future। बेटा गुड्स पहले इंश्योर नहीं करवाते थे, अब करवानी पड़ेगी, तो करवानी पड़ेगी तो ये मान के चलिए कि हम इसको हर एक ईयर में से माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, रीजन भी क्योंकि हम लोग प्रॉफिट्स को ना एवरेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फ्यूचर के प्रॉफिट्स का एक्चुअल अंदाजा हमें हो जाए, इसलिए हम हर एक साल में से इस इंश्योरेंस प्रीमियम को माइनस करके चलेंगे। तो यहाँ लिख दीजिए इंश्योरेंस प्रीमियम। मैं फिर बता दूं कि ये फ्यूचर में करवाने की सोच रहा है कि फ्यूचर में करवाऊंगा, तो इसका मतलब है अगर हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर रहे हैं तो हम ये मान के चले कि ये खर्चे होने स्वाभाविक है, हमारे स्वाभाविक है, तो जो फ्यूचर में प्रॉफिट होंगे वो इनके साथ ही होंगे, इन एक्सपेंसेस को बीट करते हुए होंगे। तो इसलिए इनको हम आज सभी साल के प्रॉफिट में से लेस कर लेते हैं ताकि फ्यूचर का जो एग्जैक्ट प्रॉफिट एस्टिमेशन है वो हम लोग लगा सके। तो ये कितने रुपए दिए हैं, 400 रुपए। 400 रुपए में यहाँ माइनस कर दूंगा ब्रैकेट लगाते हुए, 400 में यहाँ माइनस कर दूंगा ब्रैकेट लगाते हुए, 400 में यहाँ माइनस कर दूंगा ब्रैकेट लगाते हुए। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, रीजनेबल रेम्यूनरेशन ऑफ प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज ₹6,000 पर ईयर। अब बेटा यहाँ मुझे गिवन नहीं है कि प्रोप्राइटर कितने हैं, पार्टनरशिप में मुझे मिनिमम 2 तो होंगे ही होंगे। तो टोटल उनका रेम्यूनरेशन दिया है कितना बेटा, 6,000 रुपए। बेटा अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड आल्सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अदरवाइज जो है क्लास को समझ रहे हैं यही होगा मेरे लिए। चलिए देखते हैं, तो आपको समझ में आनी जरूरी है। यहाँ पर भी रीजनेबल रेम्यूनरेशन है बेटा, अगर रेम्यूनरेशन है तो ये सैलरी होती है, अगर आपको बता दूं तो ये सैलरी मानी जाती है प्लस कमीशन भी, और ये रीजनेबल है। रीजनेबल है तो ये अब तक नहीं दिया था, तो आने वाले सालों में हमें देना पड़ेगा तो सभी साल के प्रॉफिट में से इसको भी मैं माइनस करके चलूंगा। ध्यान रखिए कि मैं इनको हर साल में से क्यों बढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ सकता है कि सर ये मैं हर साल में से क्यों माइनस कर रहा हूँ। हर साल में से मैं इसलिए माइनस कर रहा हूँ इसको क्योंकि ये अगर मैं माइनस नहीं करूंगा तो जो प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन होगी तो वो एक्चुअल प्रॉफिट फ्यूचर के एस्टिमेशन के लिए सही नहीं होंगे, क्योंकि फ्यूचर में तो हमें देना ही पड़ेगा ये रेम्यूनरेशन। इसीलिए इसको अब भी हम एडजस्ट करके चलेंगे ताकि जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो फ्यूचर के एस्टिमेशन के लिए हमारे पास आ सके। तो ये जो थी एडजस्टमेंट्स, इसमें एक एडजस्टमेंट और दी है उसको और देख लेते हैं। ये एडजस्टमेंट दी है बेटा इसमें, प्रॉफिट ऑफ 2015 इंक्लूडेड 5,000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। अब बताइए बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है वो सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज सेल करना होता है, इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता, क्योंकि ये एक पार्टनरशिप फर्म है तो जाहिर सी बात है कि सर्विस इंडस्ट्री तो ये है नहीं। अगर सर्विस इंडस्ट्री होती तो मैं मान लेता इनकम और इन्वेस्टमेंट इनकी रैकरिंग नेचर की इनकम है, इसलिए अब इसको क्या मानूंगा मैं, नॉन रैकरिंग नेचर की इनकम। और नॉन रैकरिंग नेचर की इनकम के बारे में मैंने बताया था आपको कि इसको आप नॉर्मल इनकम के नाम से भी बुला सकते हैं। अब नॉर्मल इनकम ये है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसको हम लोग क्या करके चलेंगे, 2015 के ईयर में कितने रुपए का अमाउंट है, ये अमाउंट है बेटा ये 5,000 रुपए। 5,000 रुपए हम यहाँ से क्या करके चलेंगे, इसको माइनस करके चलेंगे। ये हमारी एडजस्टमेंट हो गई टोटल। इन एडजस्टमेंट के होने के बाद मैं इनका टोटल कर देता हूँ बेटा, टोटल कितना कितना है जरा देखते हैं। ये 6,000 प्लस के हैं, ये 6,000 माइनस के हैं, 400 माइनस के हैं।
6 से दोनों 6 काट देता हूँ, 400 माइनस कर देता हूँ, 29,600 अमाउंट मेरे पास यहाँ आ रही है। उसके बाद यहाँ पर चलता हूँ तो 6,000 7,000 माइनस के 50 में से 60 गए 43,000 माइनस में 400 आल्सो, तो 42,600 ये अमाउंट मेरे पास यहाँ आ रही है। उसके बाद मेरे पास क्या है, यहाँ पर 6,000 5 11,000 माइनस के एक 400 11,400 में 12 माइनस कर दूं तो 48,000 बच जाएगा। 48,600 की अमाउंट मेरे पास बच कर आ जाएगी। मैं इसको यहाँ लिख लूंगा 48,600। अब देखिए बेटा ये मेरे पास क्या निकल कर आ गए, दीज आर कॉल्ड एज एक्चुअल प्रॉफिट्स। ये क्या कहलाएंगे, हमारे एक्चुअल प्रॉफिट्स कहलाएंगे। अब एक्चुअल प्रॉफिट्स आने के बाद मुझे क्या करना था, मैंने आपको बताया था इनको वेट्स से मल्टीप्लाई कराना है आपने। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेट्स। वेट्स मुझे गिवन है बेटा ईयर आफ्टर ईयर। देखिए आप क्वेश्चन में लिखा है 2013 के लिए 1, 2014 के लिए 2 और 2015 के लिए 3। आप ये वेट्स लगाएंगे, लगा देता हूँ यहाँ वेट 2 लगा देता हूँ, यहाँ वेट 3 लगा देता हूँ और इनकी मल्टीप्लीकेशन करके मैं नीचे लिख देता हूँ। बताइए 39,600 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 39,600 रुपए। 42,600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 0 2 के 12 2 4 5 और 2 चौके 8, 85,200 रुपए। 3 से मल्टीप्लाई कराइए 0 0 3 से 18 आपके 24 और 1 25 3 चौके 12 और 2 14, 1,48,800 रुपए। आई होप आपको ये टोटल नजर आ रहा है अच्छे से। तो ये जो टोटल आया इसको आप टोटल कर दीजिए दूसरी तरफ टोटल के कॉलम में, और वेट्स को भी टोटल कर लीजिए। कितने टोटल बनते हैं वेट्स के, 3 है तो 5 और 1 6, वेट बना टोटल 6। इनको टोटल को जब मैं जोड़ता हूं तो देखिए 1,45,800 और 200 जोड़ दूं तो 1,46,000, 1,46,000 में 5,000 जोड़ दो तो 1,51,000, 1,51,000 में 80,000 जोड़ दो तो ये हो गया 2,31,000। 2,31 में 9 जोड़ दो 2,40,000, 2,40 में 30 जोड़ दो 2,70,600। ये टोटल बन गया बेटा 2,70,600। आई होप ये टोटल आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे किया, इनका मैंने टोटल इधर कर दिया है। अब चलिए ये स्टेप नंबर 2 हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपना। स्टेप नंबर 2 क्या था बेटा बताइए जरा मुझे। स्टेप नंबर 2 था मेरा, स्टेप नंबर 2 था वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना। फॉर्मूला लिखवाया था सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। सम ऑफ वेट से मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। जरा देखिए ये प्रॉफिट आया 2,70,600, सम ऑफ वेट्स आया 6, डिवाइड कराइए 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 कम 6 0, 45,100 रुपए मेरा आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेटा। अब मैंने आपको बताया था गुडविल कैसे निकालते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, नंबर ऑफ इयर्स परचेज हम ये वर्ड यूज करेंगे नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो देखिए कितना है मेरे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट 45,100 रुपए और नंबर ऑफ ईयर परचेज मुझे क्वेश्चन में गिवन था लास्ट लाइन में गुडविल इज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 इयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करा दें ये आ गया 90,200, 90,200 ये मेरी क्या आ जाएगी बेटा गुडविल आ जाएगी इस क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी समझ पाऊंगा क्योंकि बोर्ड आपकी विजिबल ना हो, अंडरस्टैंडेबल अगर हो तो भी आप बेटा इसके लिए आप जो देख सकते हैं मुझे बता सकते हैं सर कि हाँ यस क्वेश्चन हमें समझ में आ रहा है, क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। अगर ये अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में है तो प्लीज गिव मी अ कमेंट कि ये सब समझ में आ गया, अंडरस्टैंडेबल है सर। ऐसा एक कमेंट छोड़ दीजिए ताकि मैं क्वेश्चन को करवाते हुए थोड़ा मोटिवेटेड फील कर सकूं अपने आप को। अदरवाइज फिर मैं डिमोटिवेटेड रहूंगा तो शायद हो सकता है मैं अच्छे से क्वेश्चन ना करा पाऊंगा आप लोगों को। प्लीज मुझे बताइए कि क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जतिन, श्वेता, वर्षा, आयुष, हर्ष, क्या आप लोग मुझे बता पाएंगे बेटा क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
अंडरस्टैंडेबल, थैंक यू बेटा वांशिक, थैंक यू। चलिए तो हम एक आज जो है इसका एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक नया सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड को और समझ लेते हैं ताकि हमारा जो है दो मेथड यहाँ क्लियर हो जाए। एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो कि दो टॉपिक मैंने समझाया थे। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखा तो आप उनको देखकर दो पॉइंट समझ सकते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज मेथड कैसे यूज करते हैं। और ये जो टॉपिक है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे यूज किया जाता है उसको आपने यहाँ समझ ही लिया है। फिर भी थोड़ा सा आपको समझ में ना आए तो यू कैन कांटेक्ट मी, यू कैन गिव मी योर प्रॉब्लम्स एट 9671925624 ताकि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकूं। चलिए नेक्स्ट मेथड पर चलते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, that is super profit method। सुपर प्रॉफिट मेथड बेटा ये मेथड बड़ा आसान सा मेथड है। अगर आप लोगों को एवरेज प्रॉफिट मेथड आ गया है तो इस मेथड को समझने में ज्यादा समस्या नहीं आने वाली है। देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड, मैं सबसे पहले आप बात के लिए करूंगा व्हाट इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट होते क्या है? इस सुपर प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? अगर मैं सिंपल सी बात करूं सुपर प्रॉफिट के बारे में तो व्हेन एवर एवरेज प्रॉफिट आर ग्रेटर देन नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट यदि नॉर्मल प्रॉफिट से बड़े हों तो हम उसे क्या कहते हैं बेटा? सुपर प्रॉफिट। जो डिफरेंस आएगा दैट इज टू बी नोन एज सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट में कैलकुलेट करने में एवरेज प्रॉफिट क्या है और नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। अगर मैं बात करूं बेटा नॉर्मल प्रॉफिट की सबसे पहले, तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। मान लीजिए लेट ए बी सी डी ई, ये 5 फर्म है, पार्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करने वाली ये 5 फर्म है अलग अलग। और पांचों फर्म को जो प्रॉफिट मिलता है अपने इन्वेस्टमेंट पर, ये इनका इन्वेस्टमेंट रहेगा। मान लीजिए इनका इन्वेस्टमेंट है हर एक का 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए इनका इन्वेस्टमेंट रहेगा और हर एक फर्म प्रॉफिट इस तरीके से कमाती है। ये प्रॉफिट कमाती है 10%, ये कमाती है 12%, ये कमाती है 11%, ये कमाती है 13%, ये कमाती है 16%। सपोज करिए इस तरीके से प्रॉफिट कमा रहे हैं। इनके प्रॉफिट को मैं अगर जोड़ देता हूं 10 10 20 और 2 22 23 और 10 33 34 35 36 10 20 30 40 50 50 तो सीधे सीधे हो गए। 6 और 3 9 और 1 10 10 और 2 12 1 हो गए। टोटल हो गए बेटा 62। 62 टोटल कितनी इंडस्ट्रीज कितनी फर्म्स का है? 1 2 3 4 5 5 फर्म का आ बेटा। इसका मतलब है 5 एकम 5 और ये देखिए 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। इसका मतलब है ऑन एन एवरेज इनको जो नॉर्मल प्रॉफिट होने चाहिए सभी फर्म को वो कितने होने चाहिए? ये नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं उस तरीके से 12.4%। इसका मतलब है कि हर एक फर्म को यदि नॉर्मल प्रॉफिट कमाने हो तो इसका मतलब है कि इनको अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो 12,400 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए हर एक व्यक्ति को। क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मली होता क्या है, जितने भी फर्म्स होती हैं उनके द्वारा कमाए गए प्रॉफिट का एवरेज होता है। उनके द्वारा कमाए गए प्रॉफिट को हम जब एक बेस मान लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट का कि इतना प्रॉफिट इनको होना ही चाहिए, तो उस कंडीशन में ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बन जाती है 12.4%। जब मैं इंडस्ट्रीज के सभी फर्म्स के प्रॉफिट की कैलकुलेशन करके उनका परसेंटेज निकाल लेता हूं तो ये मेरा एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होनी चाहिए। इसके आधार पर अब फर्म कितना कितना प्रॉफिट कमा रही है एक्चुअल में, इसको इसके आधार पर हम देखें कितना कितना प्रॉफिट कमा रही है। तो ये 10% प्रॉफिट कमा रही है, इसका मतलब 10,000, ये 12,000, ये 11,000, ये 13,000 और ये 16,000।
इसका मतलब हुआ कि जो मेरा ये नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट जो मैंने कैलकुलेट किया इंडस्ट्री के बेस पर, उससे इनका प्रॉफिट किसी का कम है किसी का ज्यादा है। तो इस एवरेज से यदि कोई फर्म ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो इसका मतलब वो सुपर प्रॉफिट अर्न कर रही है, अगर कम प्रॉफिट कमा रही है तो इसका मतलब वो जो है अंडर सुपर प्रॉफिट है। यदि इसको सुपर प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं, इसको नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं हो रहे हैं, सुपर प्रॉफिट तो छोड़ो, उसको क्या नहीं हो रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं हो रहे हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सके। तो इसीलिए हम सुपर प्रॉफिट मेथड को फोकस करते हुए क्या देखते हैं कि एक फर्म अपने एवरेज प्रॉफिट के बेस में जो उसके नॉर्मल प्रॉफिट्स को हो रहे हैं उनका कंपैरिजन करते हुए कि कितने ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, इसके आधार पर हम ये जज कर पाते हैं बेटा यदि 1 लाख पर मुझे 12.4% प्रॉफिट होता 12,400 रुपए का, तो मैं 10% कमा पा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं अंडर कैपिटलाइज्ड हूं, मैं अपनी पूंजी का अच्छे तरीके से प्रयोग नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपने बिजनेस को अच्छे से चला नहीं पा रहा हूं। और यदि मैं 16% प्रॉफिट कमाने में सक्षम हूं तो इसका मतलब मैं अपनी पूंजी को बहुत अच्छे से प्रयोग कर रहा हूं। तो इसी बेस पर हम इस मैथड को डिस्कस करते हैं। इस मैथड को डिस्कस करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स के बारे में मैं वन बाय वन डिस्कस कर देता हूं। इस स्टेप्स में यहां लिख रहा हूं, आप इनको साथ साथ नोट भी कर लें। देखिए स्टेप नंबर 1 क्या है हमारा, स्टेप नंबर 1 है इसमें हमारा सबसे पहले हमें चाहिए कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट्स। या तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा या हमें ये गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, गिवन होगा तो कोई समस्या ही नहीं है। और अगर कैलकुलेट करना पड़े तो जैसे कि पहले मेथड्स में हमने टेबल बना के कैलकुलेट किया एक्चुअल प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट के बेस पर एवरेज प्रॉफिट, तो वैसे ही इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो फॉलो मेथड 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड, किसके लिए कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप पहले मेथड से एवरेज प्रॉफिट निकालना सीखेंगे। दूसरा करेंगे बेटा इसमें स्टेप नंबर 2 हमारा रहेगा फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड। फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड, कितनी पूंजी आपने बिजनेस में लगाई है, कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकाल लेंगे कितनी पूंजी आपने बिजनेस में लगा रखी है। तो देखिए पूंजी जो लगा रखी है उसको निकालने का तरीका है, या तो मुझे गिवन हो नेट एसेट्स, इट विल बी इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, या मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, मुझे दे रखा हो टोटल एसेट्स माइनस में आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज, तो भी मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं। या मुझे दे रखा हो पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल और उसमें मैं प्लस कर दूं रिजर्व, और अगर कोई लॉस हो तो उनको मैं माइनस कर दूं, तो भी मैं क्या कर सकता हूं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकता हूं। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के मेरे पास 3 मेथड हुए, पहला नेट एसेट्स डायरेक्ट दे रखी हूं, दूसरा टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज में माइनस कर दूं, तीसरा पार्टनर्स की कैपिटल हो और रिजर्व्स और लॉसेस हो तो उनको एडजस्ट कर दूं, तो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आता है। इसके साथ साथ मुझे देखना होता है बेटा इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है जनरली वो गिवन होती है, वो गिवन होती है, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, गिवन होती है, तो इस बेस को हम यूज करेंगे। स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 होगा हमारा, वो होगा फाइंड आउट नॉर्मल प्रॉफिट, कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेस पर एक फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट कितने होने चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट कितने होने चाहिए, तो वो निकालने का तरीका रहेगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। जो मैं इस तरीके से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लूंगा, तो मैंने आपको पहला स्टेप ही बताया था सुपर प्रॉफिट मेथड में मुझे सुपर प्रॉफिट चाहिए, और सुपर प्रॉफिट मैंने बताया था कि एवरेज प्रॉफिट हमारे ज्यादा हो नॉर्मल प्रॉफिट से तो सुपर प्रॉफिट होते हैं। यहाँ पर मुझे एवरेज प्रॉफिट गिवन होंगे, यहाँ मैंने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिए, तो मैं सुपर प्रॉफिट जो मैंने पहले स्टेप में निकाले माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट जो मैंने तीसरे स्टेप में निकाले, इन दोनों का मैं डिफरेंस दे दूंगा, मेरे पास निकल कर आ जाएंगे सुपर प्रॉफिट। और गुडविल निकालने के लिए तो मैंने आपको बताया बेटा सीधा सीधा कैसे गुडविल निकालते हैं आप लोग, सुपर प्रॉफिट इनटू प्रॉफिट परसेंटेज,
मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको स्टेप नंबर 4, आपको शायद समझ में आ गया। स्टेप नंबर 4 की जगह सॉरी स्टेप नंबर 5 है हमारा गुडविल कैसे निकाली जाएगी। अगर आपने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया तो उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करा दें, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारी गुडविल निकल कर आ जाएगी हमारे सामने, उसको हम गुडविल बोलेंगे। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, वन है हमारा कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट जो कि हम निकालते हैं तो तरीके निकाला जाएगा। स्टेप नंबर 2 है हमारा फाइनल तरीके होते हैं बेटा नेट एसेट्स माइनस में सो नेट एसेट्स गिवन है तो इज कैपिटल एम्प्लॉयड या टोटल एसेट्स माइनस में आउटसाइड लायबिलिटीज या पार्टनर कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस में लॉसेस, ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। थर्ड हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को ढूंढेंगे गिवन होगी क्वेश्चन में। फोर्थ जो स्टेप हम फॉलो करेंगे वो क्या होगा, इस कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज करेंगे और इस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का यूज करेंगे, एनआरआर लिख देते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट आने के बाद हम स्टेप नंबर 4 यूज करेंगे। स्टेप नंबर 4 होगा हमारा क्या, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। और स्टेप नंबर 5 क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। हमारी गुडविल आ जाएगी बेटा इस मेथड के द्वारा। बताइए जरा क्या आपको ये मेथड के स्टेप्स समझ में आए कि नहीं आए। अगर ये मेथड के स्टेप्स समझ में आ गए हैं तो कल की क्लास में हम लोग इनके क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे। टिल दैट हैव ए गुड डे, बाय बाय। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरीके की कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो बेटा मैंने आपको बताया रखा है, यू कैन कांटेक्ट मी एट 9671925624। आप इस पर अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हैं ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकूं। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज आप लाइक इंप्रेशन पर थंब करें। वहां पर एक जो है इंप्रेशन के लिए आप जैसे भी लाइक के इंप्रेशन होते हैं, स्माइली फेस, ओके, इस तरीके का फेसेस आप वहां पर पुट कर सकते हैं या उसको क्लिक कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए और बेहतर क्लासेस लेके आ सकूं। अपने जो है पार्टिकुलर जो विजिबिलिटी जो पोर्शन हमारा अभी दिक्कत कर रहा है उसको मैं सुधार सकूं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल की क्लास में विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड द थ्योरेटिकल कांसेप्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।